गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सभी को? हम्म। अच्छे से हम लोग को अभी पढ़ाई करना है, स्ट्रेटजी करनी है। और अगर आप तक मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है तो मुझे बताएं, ताकि मैं इस सेमिनार को शुरू कर सकूं और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात कर सकूं। आज बेसिकली मैं एक बहुत बड़ी मिस्टेक के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो बेसिकली हमसे जाने अनजाने हो जाती है और हम अपना बड़ा कीमती टाइम बर्बाद करते हैं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कई मायनों में कई डायमेंशन को कवर करती है। टाइम मैनेजमेंट की ये क्लास है। तो डेफिनेटली जो है आप भी चाहते हैं कि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर सकें और रैंक लेकर आ सकें, तो आपको भी कुछ बेसिक नियम फॉलो करने पड़ेंगे और बेसिक कुछ गलतियों को अवॉइड करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में मैं उन बेसिक गलतियों के बारे में बात करूंगा, और ये गलतियां हमारे आपके जीवन में भी होती हैं। आपको मैं अपनी भी स्टोरी के साथ जोड़ूंगा कि मुझसे भी एक बार ऐसी गलती हुई है, तो आपको भी उससे सीखने में सबक मिलेगा कि कई बार हमारा जो मिथ्या आचरण होता है, जो हमारा एक फॉल्स बिहेवियर होता है, वो किस तरह से हमें हमारा टाइम जो है बर्बाद करता है। खैर, मेरी ज़िंदगी में उजांकियन नहीं था, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई उजांकियन होगा, है। तो डेफिनेटली वो जो है वो उजांक आपको उस रास्ते पर ले जाने का प्रयास करेगा। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और टाइम मैनेजमेंट की इस क्लास की ये दूसरी श्रृंखला है। इससे पहले मैंने आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी के बारे में बताया था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला। कई बच्चों ने कहा कि हमसे बहुत ही मेजर मिस्टेक्स हो रही थी, आपने उसको बहुत करेक्ट किया। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी पे मैंने आपको लॉजिक दिया था। मैंने आपको स्मार्ट टाइम टेबल बनाना बताया था कि कैसे स्मार्ट टाइम टेबल और अपनी अकाउंटेबिलिटी को तय करेंगे। और फिर मैंने आपको जो कार्डबोर्ड मेथड बताया था, क्या आपने उसको फॉलो किया? मैंने आपको बताया था कोई भी, कई बच्चों ने मुझे लिख कर भेजा, उन्होंने बड़े बड़े साइन बोर्ड्स बनाए। मैंने उसके लिए लॉजिक दिया था आपको, पूरी दुनिया में ये मेथड यूज़ होते हैं। तो अगर पूरी दुनिया में यूज़ हो रहे हैं तो वो बेवकूफ़ नहीं है, वो आज भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कई बच्चों ने कहा यस सर, हमने जो है उसको यूज़ किया, हमने जो है वो धीरे धीरे अपनी जो हमारे डिस्ट्रैक्शन है उनकी लिस्ट बनाई, और लिस्ट से जो है अपने आप को हम लोग आगे लेकर जा रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ सेंस ऑफ अर्जेंसी की वो वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी। वहाँ पर दो चीज़ें मैंने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बताई। मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। केवल क्वालिटी पे अगर आप चले गए तो भी आपका काम नहीं चलेगा। उसके मैंने आपको जो है वो बताया था, क्योंकि हमारी पूरी लड़ाई टाइम से है। सवाल ये नहीं है, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, आपको यूपीएससी में जाना है, मेंस में आपको पता है 3 घंटे में आपको पेपर करने हैं, लगभग 20 या 25 क्वेश्चन आपको करने हैं उस वर्ष की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब आप घर में भी बैठे हैं और 2-4 दिन के अंदर वो पेपर सॉल्व कर डालें, तो बोले नहीं मैं तो बड़ा विद्वान हूँ, यूपीएससी पेपर सॉल्व कर लिया। बट सवाल है कि किसने 3 घंटे के अंदर सॉल्व किया। तो टाइम जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरी कहानी में। मैंने उस दिन भी आपको प्रूव किया था कि इस समय आप अगर अपने कमरे में कहीं बैठे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका कंपटीटर इस समय भी अपनी तैयारी कर रहा है। तो डेफिनेटली हमारा एक एक मिनट, हमारा एक एक पॉइंट जो होता है वो बहुत ही लॉजिकल और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसका अगर महत्व समझ पाते हैं तो डेफिनेटली आप उसको मैनेज कर पाएंगे। पूरी कहानी में सिर्फ एक चीज़ है, ना बुक्स उतनी इंपॉर्टेंट है, ना कोई और चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट है, ना आपका हालात उतने इंपॉर्टेंट है। सवाल है कि आप समय को कैसे इस्तेमाल करते हैं, समय को इस्तेमाल करने में हमसे गलतियां क्या होती हैं। तो आज की क्लास में इसी के आसपास लेकर चलूंगा। तो पहली श्रृंखला ज़रूर देख लें, सेंस ऑफ अर्जेंसी के लिए सिंपल वीडियो यहीं पे अवेलेबल है, सिर्फ 2 दिन पुरानी बात है, आपको वीडियो मिल जाएगी और डेफिनेटली उससे आपको एक बहुत बड़ा आयाम मिलेगा। आज मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं और टाइम मैनेजमेंट को लेकर जो हमारी बात हो रही है कि 2023 या 24 में एग्ज़ाम या 2022 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, डजेंट मैटर, आपको इस साल भी प्री देना है, तो कुछ बेसिक हमसे गलतियां होती हैं। उस गलतियों को कैसे हम लोग कवर कर पाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, आपने बड़े बड़े सेमिनार्स के बारे में सुना होगा, बड़े मोटिवेटर्स के बारे में बात करते हैं, टाइम मैनेज करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन हम लोग कहाँ हैं? हम लोग कंपटीशन में, हम लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। हमारे हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए वो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक सीए के लिए अलग वो रिक्वायरमेंट हो सकती है, एक बिजनेसमैन के लिए अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। दोनों के लिए टाइम मैनेजमेंट की मेथड सेम नहीं हो सकते, याद रखिएगा। आप लोग आईएएस एस्पिरेंट हैं, आप लोग यूपीएससी देने जा रहे हैं, तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो एक अलग मैथोलॉजी में चलेगा। आप एक ऐसी कंपटीशन में जिसको गला काट प्रतियोगिता कहते हैं, राइट, यहाँ एक एक नंबर के लिए बहुत से ज़्यादा जो है डिजास्टर क्रिएट हो जाते हैं। आपकी सपनों की दुनिया मिल भी सकती है और वो छूट भी सकती है। तो मेरा जो आज का सेमिनार होगा वो आपकी इसी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। चले हम लोग आगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आईएएस में अगर टॉप रैंक लाना है तो टाइम टेबल को कैसे मैनेज करना है। क्लियर है? तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे जो है वो ईयर टू ईयर हमें ये मैनेज करना होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमसे बेसिक गलती क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट इट।
सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हमारा काम शुरू होता है समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ पर जो शब्द है बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ वर्ड हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो है मैनेजमेंट, राइट। टाइम के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन सवाल है कि हम टाइम टेबल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट, राइट। मैनेजमेंट क्या होता है? प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब क्या होता है कि मेरे पास जो रिसोर्स अवेलेबल हैं, राइट, जो मेरे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं उसको मैं कैसे यूटिलाइज कर रहा हूँ, ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक गृहिणी जो किचन में है, या कोई बच्चा या लड़की जो है वो घर में खाना बना रही है, तो उसको पता होता है कि घर में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो चीनी है, चाय पत्ती है, या जो आपके नमक है, हल्दी है, मसाले हैं, उस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके, चाहे वो पनीर बनाना है, चाहे कोई सब्जी बनानी हो, चाहे वो पुलाव बनाना, जो भी आपको, वो इंग्रेडिएंट्स की मात्रा को घटा बढ़ाकर या उनके हिसाब से आगे करके वो अपना आउटपुट दे पाते हैं। तो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट कि जो आपके पास समय है, ये 24 घंटे आपके पास भी हैं, वो टीना डाबी के पास भी थे, वो जो अगले साल टॉपर होगा उसके पास भी हैं। बट सवाल ये है कि यही 24 घंटे, ठीक है, हम इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, हम ऑप्टिमली यूटिलाइज कैसे करते हैं, हम इसको जो है वो महत्तम कैसे लेकर जाना चाहते हैं। तो अगर आप सभी लोग अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहते हो, सबकी चाहत होगी कि मैं अपने टाइम को, ये जो मुझे 24 घंटे मिले हुए हैं, जो घड़ी के यहाँ पे मुझे मिला हुआ है, मुझे इसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है, एक एक मिनट मेरा जो है वो एडवांस के रूप में जाए। तो इसके कई मेथड्स होते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी आर्ट होती है आज की दुनिया में। मैं आपको बताता हूँ, इस समय बहुत रिसर्च चल रही है, बहुत राइटर्स इस समय जो है टाइम मैनेजमेंट पर ढेर सारी बातें लिख रहे हैं। तो हम लोग टाइम मैनेजमेंट पे आज कुछ बेसिक फंडामेंटल की बात करेंगे। सबसे पहली बात, इसकी आवश्यकता क्यों है। मैं आपको पहले भी बात कर चुका हूं कि एक्चुअली टाइम इज एवरीथिंग फॉर यू। आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी, नई पुरानी, फलाना ठिकाना, रमेश सिंह, लक्ष्मीकांत, सारी बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी, टीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। आप पता नहीं इस समय कहाँ बैठे हुए मेरी क्लास को इस समय देख रहे होंगे। बट सवाल है कि यूपीएससी में अगर उसने डेट दे दी है कि फलाना तारीख को इतने अक्टूबर को प्री एग्जाम होगा, तो आप वो प्री एग्जाम उस समय आपको देना ही देना, चाहे आपके हालात आपके फेवर में हो या नहीं हो, इट डजंट मैटर। तो यूपीएससी एक इंडिया का सबसे टफेस्ट कंपटीशन में से एक माना जाता है। लगभग 1300 में एक बच्चे का सिलेक्शन होता है, यानी आपको हर पॉइंट पर 1299 लोगों को जो सेम सपने के साथ ये जो एग्जाम दे रहे हैं उनको पीछे करना होता है, उनको पिछाड़ना होता है। उसके बाद ये जो एग्जाम है कोई ऐसा नहीं है, ज़्यादातर एग्जाम क्या होता है, आप गए और आपने एक हीट को फेस किया यानी आपने एग्जाम फेस किया, रिजल्ट आया, आपका सिलेक्शन हो गया या आपने क्वालिफाई कर लिया, आप आगे चले गए जो चाहिए। लेकिन ये एग्जाम पहले एक बार आपको हीट फ्री में फील करनी पड़ेगी, ढेर सारी भीड़ होगी, फिर प्री से निकले तो मेंस में बिल्कुल नेचर बिल्कुल अलग होता है, रिटर्न के एग्जाम होता है, फिर वहां पर उतना ही दबाव, उतनी हीट, उतना ही कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। फिर वहां से निकले, ऐसा नहीं कि अब सिलेक्शन हो गया, अब इंटरव्यू को फेस करना पड़ेगा, वहां पे भी और टफेस्ट हो जाएगा, नैरोवर होता चला जाता है, सारे जो है छटे हुए लोग, बढ़िया दिमाग वाले लोग पहुंचते हैं। अब उसके बाद कहीं जाकर वहां पर भी आपकी रैंक तय होती है कि आपको आपका जो है जोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सर्विस आपको मिल रही है। यानी कि इस एग्जाम में लगातार पेशेंस के साथ हर स्टेज पर एक कंपटीशन तैयार करके रखा गया है। ऐसा नहीं कि एक स्टेज का कंपटीशन निकल गया तो फिर अब कोई बात नहीं, बल्ले बल्ले हो गई, तो वहां तीर तुक्का वाला हिसाब किताब नहीं चलेगा। यहाँ जो रियल है, जिसने सच्चाई के साथ जो है तैयारी की है, जिसने जो ओरिएंटेशन को पूरा किया है, यूपीएससी के रिक्वायरमेंट जानता है, वही इसके साथ जा पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो आपको 24 घंटे मिले हुए हैं, ये आपको भी मिले हैं, आपके कॉम्पिटिटर को भी मिले हैं, वो चाहे आईआईटी से हो, चाहे वो लास्ट ईयर उसने आईआरएस क्वालिफाई कर रखा हो, यूपीएससी क्वालिफाई कर रखा हो, वो स्टेट एग्जाम क्वालिफाई कर रखा हो, वो डीयू का हो, वो सभी इसी कंपटीशन में लगे हुए हैं। यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अकेले नहीं हो, आप निर्वात में नहीं हो, वैक्यूम में नहीं हो। आपका कंपटीशन देश के जो है वो टॉप ब्रेन के साथ, जिनके सपनों में बड़ी जान है, वो इसके साथ लड़ना चाहते हैं, उनके पास कॉज अवेलेबल है, वो यहां पर लड़ रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में आपको हार नहीं माना, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा तेजूलाल हैं तो हम हट के बैठ जाए। बस हमें यह समझना है कि हम अपने टाइम को स्मार्टली कैसे यूटिलाइज करें। अगर हम ये यूटिलाइज कर पाते हैं तो यूपीएससी जैसे टफेस्ट कंपटीशन में, जहां गला काट प्रतियोगिता एक एक मार्क्स में पूरी जिंदगी बदल जाती है, वहां पर हम इस चीज को समझ पाएंगे कि हमें कैसे यूटिलाइजेशन करना है। इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपीएससी में जो विषय की विविधता है, यानी कि जो डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट है, वो बहुत ज्यादा है। विषय की विविधता, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अगर हम बात करें, आप मैथमेटिक्स से हैं, आपको आईआईटी देना है, आप बायो से, आप नीट के साथ है, तो आपको अपनी स्ट्रीम में ही आगे फॉलो करना है, उसी में आपको एक्सपर्टीज लेकर आना है। लेकिन मान लीजिए आप इंजीनियर हो और आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है, आपको मिडाइवल हिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, और आपको जो है वो आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है। कॉमर्स वाला आया है, वो इकोनॉमिक्स अच्छा जानता है, लेकिन उसको जो है हिस्ट्री भी पढ़नी है, उसको ज्योग्राफी भी जाननी है। वो जो आर्ट वाला जो साइंस से चढ़ता है, उसको भी साइंस जो है उसको पढ़नी पड़ेगी, उसको भी इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। यानी
यानी जो विषय की विविधता होती है वो इसका बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करती है। भाई मैंने 10th में मैथ पढ़ी, मैंने 11th में मैथ पढ़ी, मैं मैथ से तैयारी करके आगे अपने आप को पुश कर लिया, लेकिन जिन सब्जेक्ट के साथ मेरा नाता बहुत पहले छूट चुका है, सालों पहले छूट चुका है, अब मुझे उसको ग्रैब करना है, मुझे उस पर एक्सपर्टीज करनी है और देश के टॉप ब्रेन के साथ मुझे लड़ाई भी लड़नी है। और लड़ाई एक स्तर पर नहीं, मुझे 3-3 स्तरों पर लड़ाई लड़नी है, 3 स्टेजेस पर लड़ाई लड़नी है। तो इसमें जो सबसे बड़ा हथियार बनता है वो आपका टाइम मैनेजमेंट होता है, क्योंकि ये जो तीनों स्टेज हैं वो 3 अलग अलग रिक्वायरमेंट की बात करें। जहां प्री ऑब्जेक्टिव होता है निगेटिव मार्किंग के साथ, वही मेंस वहां सब्जेक्टिव होता है, जो आप जानते हैं वो आपको डिलीवर करना पड़ता है। और जो इंटरव्यू होता है वहां पर आपकी पर्सनालिटी को जज किया जाता है, आप कैसे दबाव में बात कर पाते हैं, आपकी पर्सनालिटी में रुचियां कितनी हैं, इंटरेस्ट कितने आप बात कर सकते हैं। तो अलग अलग दबावों को उतने ही टाइम फ्रेम में हमें कवर करना पड़ता है। डन है। टाइम मैनेजमेंट की महत्व और बढ़ जाता है। मान लीजिए इस बार आपका प्री नहीं निकला, आपका रिजल्ट आता है और प्री के कुछ दिन बाद जो है सर आपका इंटरव्यू, मान लीजिए आप इंटरव्यू में पहुंचे और आपका इंटरव्यू नहीं निकला, तो उसके कुछ दिन बाद 1.5-2 महीने बाद प्री होता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। नेक्स्ट मूव ऑन, आगे चलते हैं हम लोग। अब मैं यहां आपसे बात करने जा रहा हूं, सभी को पता है कि मैंने इससे पहले बताया आपको स्मार्ट टाइम टेबल बनाना है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख ले। आपको स्मार्ट टाइम टेबल बनाना है, आपको मैंने सेंस ऑफ अर्जेंसी का इतना बढ़िया साइकोलॉजिकल नॉलेज दी है कि आपने खुद कहा कि हाँ हमसे ये गलती होती है पढ़ाई में। मैं टाइम टेबल कैसे बनाना है, बहुत सी चीजें ये पढ़ी है, मैं आपके उसके बारे में बात नहीं करने जा रहा। आज मैं आपके एक कोर टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं, वो जो सबसे बड़ी गलती है कि हम सब कुछ जानते हैं। मैं जान रहा हूं कि आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको पता है कि मेरे को टाइम मैनेजमेंट करना है, 8 घंटे 12 घंटे, उन 8-12 घंटों में मुझे कैसे आउटपुट निकालना है। मैंने सेंस ऑफ अर्जेंसी में आपको बता दिया, स्मार्ट टाइम टेबल कैसे बनाना मैंने बता दिया, कार्डबोर्ड टेक्निक मैंने आपको सिखा दी कि अगर जो चीज डिस्ट्रैक्ट करी वहां पर आप कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके पीछे लॉजिक दे दिया कि पूरी दुनिया में साइन बोर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, वो पूरी दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट जो है वो साइकोलॉजिकल पद्धति है। पर इसके बावजूद भी हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रश्न तो आपको भी परेशान करता होगा। इतने के बावजूद मेरे पास कम से कम सैकड़ों की संख्या में मैसेजेस पड़े हैं मेरे व्हाट्सएप में कि सर चाह कर भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सर चाह कर भी 4 दिन रेगुलरिटी नहीं बन पाती, सर चाह कर भी हम ये नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे ऐसे मैसेज जो 5 महीने पहले उन्होंने मुझे किया था मैसेज, वो प्रॉब्लम उनकी आज 5 महीने बाद भी एज इट इज बनी हुई है, उन्होंने कोई सुधार नहीं किया। इसका मतलब हमसे कोई चीज ऐसी है जो बहुत गलत हो रही है और मैं समझता हूं कि तुम इस गलती के बारे में आज जानना चाहोगे। ठीक है, टाइम टेबल तुम अपनी मर्जी से बनाओ, तुम रात में पढ़ो दिन में पढ़ो, तुम्हें पता है टाइम टेबल बनाना है, बता दिया तुम्हें, सब कुछ बता दिया। लेकिन क्या कारण है कि टाइम टेबल बने होने के बावजूद हमें पता है कि भाई आपका अगले जून में पेपर है या अक्टूबर में पेपर है, उसके बावजूद हम सब कुछ जानते हुए भी क्यों नहीं खुद को प्रेरित कर पाते हैं पढ़ने के लिए। मन तो कर रहा होगा ये जानने का। चलो इसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। शायद हो सकता है कि थोड़ा सा तुम्हें तकलीफ दूं मैं, ठीक है। और आज मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा कि मेरे से क्या गलती हुई और उस गलती को सुधार कर मैंने क्या हासिल किया। ठीक है, वो दोनों आप जानना चाहोगे, रिलेट करने में ज्यादा आसानी होगी और आपको कुछ प्रमाण भी दिखाऊंगा। तो आपको उस चीजों को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में हम टाइम को कैसे डील करते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग बात करते हैं, हम समय की कीमत का सही अनुमान क्यों नहीं लगा पाते। समय की कीमत यानी कि जो है वो कॉस्ट ऑफ टाइम जो हम लोग बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ टाइम, हम उसका अनुमान यानी उसका अंदाजा क्यों नहीं लगा पाते कि हम जो समय आज बिता रहे हैं, हम एक वेब सीरीज देखने में, एक बातचीत करने में, ट्रोलिंग करने में, किसी को उठ पटांग कमेंट करने में, ठीक है। तो यहां पर जो है वो जैसे मुझे याद है कि मैंने जो है वो क्लास ली, मान लो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्लास ली, उसमें कई बच्चों ने कहा कि सर बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत बदली। एक कमेंट उसमें आया था कि ये आप जो है बताते रहते हैं, इससे कुछ होगा नहीं, सो गए, खुद घर में बैठ के पढ़ना पड़ता है। ये उस एक लड़की ने उसमें ढेर सारा कुछ लिखा कि घर में बैठ के पढ़ना पड़ता है, ऐसे कुछ होता है, ये नहीं। मुझे प्रश्न ये था कि उस लड़की को इस वीडियो पर आकर कमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर तुम्हें यह पता है कि घर में बैठ के पढ़ना पड़ता है, खुद की किताबें खोलनी पड़ती हैं, खुद से मेहनत करना, तो तुम वो करो। तुम ज्ञान क्यों बघार रही हो? अब तुम चैनल पे आई, तुमने वीडियो देखा होगा, वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कुछ चीज उसमें पसंद नहीं आई होगी, तुमने वहां पर कमेंटबाजी करी, उसमें भी तुमने जो है वो अपना टाइम वेस्ट किया, अपना समय अपना लगाया। अब सवाल यही हो जा रहा है, जो टाइम आप उसमें लगा रहे हैं, जो वेस्ट आप उसमें कर रहे हैं, आप दूसरों को तो बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन खुद उसको जो है वो क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि हम एक्चुअली में क्या होता है, हम में से ज्यादातर लोग समय की कीमत का अंदाजा नहीं लगा पाते। एक्चुअली में लाइफ में जब हम जो ये समय हमारे लिए होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। हम जिस एज में, जैसे आप अभी जिस एज में हैं, अभी स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास इतना कोई प्रेशर नहीं, माँ बाप कोई ऐसा नहीं कह रहे कि जाओ नौकरी करो, कमा के लाओ, बीवी बच्चों को पालना है, तो बहुत ज्यादा अभी आपके पास प्रेशर है नहीं। एक्चुअली में हमें लगता है कि हमारे पास जो एबेंडेंट चीज है वो हमारा टाइम है। बड़े ध्यान से सुनना, हमारे पास टाइम है और हम बहुत से मिथ में जीते हैं।
हम क्या होता है, हम मिथ में जीते हैं। हमारे पास बहुत ढेर सारे परिकल्पनाएं होती हैं। जैसे परिकल्पनाएं, हम ये काम खुद से कर लेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा, ये काम हम खुद से कर लेंगे। हमारी परिकल्पना होती है कि हम उसको बचाव के लिए हम अपना एक समूह बना लेते हैं, ठीक है, हमें यही करना है, हमें ऐसे नहीं करना है, फलाना फलाना चीजें, पूरी मिथ हमारे चारों तरफ बोलती है। और उसमें सबसे बड़ी चीज हम बर्बाद करते हैं अपना टाइम। उस समय हमारे लिए ये कोई भी कॉस्ट इसकी होती नहीं। समय क्या क्या यार, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, आज सुबह नहीं उठ पाए कल सुबह उठ जाएंगे, परसों सुबह नहीं उठ पाए फिर अगले दिन हम उठ जाएंगे, अगले साल हम कर लेंगे। लेकिन जब ये समय निकल जाता है, जब हमारे हाथ से ये निकल जाता है, तब हमें अंदाजा होता है कि काश, आप मुझे ईमानदारी से बताइएगा, अगर दोस्त मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे सुनना चाहें केवल वहीं रहें, यहां पर ट्रॉल्स ना रहें, ठीक है, जिनको लगता है कि इस इंसान की बात में बहुत प्रैक्टिकल, और आज मैं अपना एग्जांपल देके तुम्हें प्रैक्टिकल बताऊंगा, तो वहां पर बहुत ध्यान से मुझे ये बताओ, आज तुम्हें कई बार ऐसा नहीं महसूस होता, मुझे ईमानदारी से बताना, जब तुम्हारे 10th के बोर्ड के नंबर कम आए या तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से कम आए, तो तुमने कई बार अपने अंदर, भले चाहे तुमने कहा नहीं ठीक है इतना बहुत है, लेकिन तुम्हारे अंदर ये कहीं चोट नहीं आई कि काश मैंने ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा और पढ़ लिया होता, काश उस दिन मैं यहाँ गया नहीं होता, काश मैंने थोड़ा सा पहले पढ़ाई शुरू की होती, या 12th में ऐसा क्यों हुआ होगा, या कोई कंपटीशन तुमने दिया होगा, काश ये थोड़ा सा मैंने और पढ़ लिया। तो मुझे ईमानदारी से बताना, ये काश, ये जो वर्ड तुम्हारा काश है, इफ, काश हमने कर लिया होता, तुम्हें लाइफ में किसी न किसी एग्जाम, किसी न किसी पल के लिए महसूस हुआ या नहीं हुआ? और कई बार आपका मन किया कि पीछे जाकर काश मैं उसको सुधार पाता। या उस बच्चे से पूछो जिसका लास्ट अटेम्प्ट यूपीएससी का खत्म हो गया, उससे पूछो काश ये कितना बड़ा वर्ड हो जाता कि काश मैं ये सब्जेक्ट थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान से पढ़ लेता। जिसका अटेम्प्ट खत्म हो गया, उसको बुरिया बिस्तर उठा के अब यहां से जाना है। मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी में, चाहे वो 10th का बोर्ड हो, 12th का बोर्ड हो, कोई स्कूल का एग्जाम हो, कोई कंपटीशन हो, यूपीएससी का लास्ट अटेम्प्ट हो, ये काश तुम्हारी जिंदगी का इंग्रेडिएंट पार्ट है या नहीं है? या कभी तुम्हें ये दुख हुआ कि नहीं हुआ आगे की, काश मेरे पास अगर टाइम मुझे मिलता या मेरे पास मौका होता, मैं जाकर उसको सुधार लेता? हुआ है या नहीं हुआ है? ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में, रिश्तों में भी होता है। काश उस दिन मैंने गुस्सा के ये बात नहीं बोली होती, काश मेरा उससे झगड़ा नहीं हुआ होता, तो काश आज हम लोग एक साथ होते, काश हमारा रिश्ता नहीं खराब हुआ था। ये जिंदगी में ये जो काश है, हमारे पास हमेशा ये फील होता है, काश हम जा पाते और वापस जाकर समय में इसको सुधार पाते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है रिग्रेट होता है इंसान की जिंदगी का, और हम में से ज्यादातर लोग ये इसीलिए करते हैं। चाहे वो रिश्ते हो, चाहे रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, हर जगह ये काश हमारी जिंदगी का, काश ऐसा होता, काश जाकर वो मैथ्स में थोड़ा सा और पढ़ लेता, कितना बढ़िया होता। और ऐसा नहीं होता है। जब मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अभी आगे जिंदगी आप में से हो सकता है कोई अभी ग्रेजुएट ना हो, जानते हो, जब आप इंजीनियरिंग मान लो फॉर एग्जांपल कर रहे हो, जब फाइनल ईयर में जब आपकी कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए, और वहां पर क्या होता है कई बार, अरे आपके मार्क्स थोड़े से इंग्लिश में कम है, उफ ओ, मतलब तुम पूरे एलिजिबल हो, तुम क्वांट का पेपर देके क्वालिफाई कर चुके हो, रिटर्न क्वालिफाई कर चुके हो, 2 राउंड तुम क्वालिफाई कर चुके हो, 3rd राउंड में तुम हो, तुम्हारा अच्छा पैकेज मिल सकता था, प्लेसमेंट हो सकता था, पापा कितनी उम्मीदें लगा के बैठे थे, और वहां उसे कहता आपकी ये 10th और 12th में इंग्लिश के मार्क्स थोड़े से कम है। वहां तुम्हें पता चलता ये काश कितना बड़ा वर्ड, वहां तक कि अगर मैं जा पाता वक्त में, अगर तुम कई बार सोचते हो कि मुझे टाइम ट्रैवलिंग करने का मौका मिला, पीछे से मैं यही निकालूंगा। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। लेकिन आगे सवाल ये है, मैं यहाँ जो सेमिनार लेने आया हूँ उसका मुद्दा कुछ और है। सवाल है कि काश ये मेरी जिंदगी का आगे भी हिस्सा बना रहेगा या आज ये खत्म होगा? काश आज हम सोचते हैं कि काश मैंने उससे ये बात नहीं कही होती, काश मैंने जो है वो 10th में पढ़ लिया होता, काश मैंने 12th में कर लिया होता, काश मैंने लास्ट अटेम्प्ट से पहले अपना ये सुधार लिया होता, आंसर राइटिंग कर ली होती। लेकिन सवाल ये है कि जो बीत गया मैं उसको तो नहीं ला सकता, लेकिन क्या ये आदत बन जाती है, ये आदत बन जाती है, हैबिट। क्या फ्यूचर में तुम जाने के बाद, जिसको आज तुम फ्यूचर कह रहे हो, जो कल तुम्हारा प्रेजेंट बनेगा, और जो आज तुम्हारा प्रेजेंट है जब तुम्हारा पास्ट बनेगा, तो तुम क्या इसी रिग्रेट के साथ तुम आज को, जब ये तुम्हारा पास्ट बन जाएगा, तुम इसी रिग्रेट, इसी चश्मे के साथ देखना चाहते हो? यानी जो तुम्हारा भविष्य, जो आने वाले टाइम में तुम्हारा वर्तमान बनेगा, क्या वर्तमान को तुम इसी, जब वो पास्ट में बनेगा, तुम इसी रिग्रेट के साथ, इसी जो है अफसोस के साथ देखना चाहते हो? काश मैंने उस दिन सर की बात सुन ली होती, काश मैंने अपनी आदतें सुधार ली होती। तो सवाल यही, चॉइस तुम्हारे हाथ में, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है ये तुम बताओगे। मैं सिर्फ तुम्हें मेथड बताऊंगा। अब तुम्हें सोचना है
ठीक है, और ये बात ध्यान रखना, ये हमारी वो कठिन सच्चाई है। आज 5 मिनट बैठ के एकांत कमरे में सोच लेना वो कौन कौन सी चीजें जिसके लिए तुम्हारे मुंह से निकलता काश मैंने ये कर लिया होता या काश मैं ये नहीं करता, राइट। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन वही सवाल है, मैं यहां आपसे पूछने आया हूं, क्या तुम अपने फ्यूचर में भी इन्हीं आदतों को लेकर आगे जाना चाहते हो या कुछ नया सुधार करना चाहते हो? चलिए अब यहीं पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट की ये बड़ी अद्भुत सी क्लास है, बड़ी अलग सी क्लास है। यहां ना मैं तुम्हें कोई टाइम टेबल बता चुका हूं तुम्हें, ना मैं तुम्हें डायरी मेथड सब बता चुका हूं तुम्हें। यहां मैं तुमसे वो गलती बताने आया हूं जिसके लिए तुम्हारी जिंदगी में ये शब्द अब खत्म हो जाए, ठीक है, कि काश मैंने ये कर लिया होता। और ऐसी संख्या 98% है। मेरे एनएलपी के टीचर ने मुझसे कहा था, उजांग 98% लोग इस संसार में किसी भी काम के लिए फेलियर हो जाते हैं, दुनिया केवल 2% लोगों का गुणगान करती है, वही उनके हीरो होते हैं। 98% अंधेरों में जीने के लिए अभिशप्त होते हैं, श्रापित होते हैं, कर्स्ड होते हैं, और वो अच्छे टैलेंट होने के बावजूद भी वो मीडियोकर जिंदगी जीने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं इसी काश के कारण। सो लेट्स स्टार्ट ए टाइम मैनेजमेंट की बिल्कुल ही अलग डायमेंशन जो शायद आपकी आत्मा, आपके दिल को छू ले। बात करता हूं अपनी कहानी की, शायद मैं इससे आपको इसके बारे में प्रेरणा दे सकूं। मैं कोई आज मैजिक सिखाने नहीं आया हूं, ठीक है, बस मैं ये आपको बताने आया हूं कि अगर किसी चीज को करने के लिए हमारे अंदर सुधार की प्रेरणा नहीं होगी, अगर हमारे अंदर इंस्पिरेशन अंदर से नहीं आ रहा है, तो सारे मैथड्स, सारे टाइम टेबल के गैजेट्स, सारे तुम्हारे ऐप जो है हैबिट एप्लीकेशन, टाइम मैनेजमेंट एप्लीकेशन, सब कुछ तुम्हारे फोन में पड़े रहेंगे, होगा तुम्हारे लिए। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी युग में जी रहे हैं, लेकिन सवाल है कि हमें प्रेरित कौन करेगा उसको करने के लिए। तो आज मैं आपसे वही बात करने जा रहा हूं। छोटी सी कहानी है, अगर अपने आप को समझ पाओ, 2 सच्ची कहानियां आपको सुनाने जा रहा हूं, और अगर अपने आप को रिलेट कर पाओ तो बताना, बोर लग रहा हो तो छोड़ के चले जाओ, ठीक है। लेकिन ये टाइम मैनेजमेंट की वो क्लास है जो बहुत ही जिंदगी की सच्चाई के साथ जुड़ी हुई है। बात कॉलेज डेज की है और मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल मेरा ये अपना पर्सनल जो है अपनी लाइफ का हिस्सा। बड़े ध्यान से सुनना और अगर अपने आप को रिलेट कर पाओ तो बताना। तो हम लोग जो है वो 2 पार्टनर एक साथ कमरे में रहा करते थे, एज अ कॉलेजेस में होता है। तो वहाँ पर जो है मैं एक हिंदी बेल्ट से था, ठीक है, हमारा जो एजुकेशन था बड़ा बेसिक था। छोटे छोटे कस्बों में फादर की ट्रांसफरेबल जॉब थी, अलग अलग स्कूलों में एडमिशन हुआ जाया करता था, कभी हिंदी मीडियम, कभी इंग्लिश मीडियम, कभी सरकारी स्कूल, तो वो ऐसे ही हुआ करता था। और हमारे यहाँ थोड़ा माहौल भी ऐसा था कि पिताजी कहा करते थे कि गौ गंगा में हला दिया, पानी पिए चाहे ना पिए, मतलब कि हम गाय को नदी किनारे लेके जा सकते, बोले तुम्हें फीस दे देंगे, पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारा काम है। तो वो मैं किस क्लास में हूँ, क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, वो कभी पूछी नहीं गई। खैर, इस तरह से बहुत से परिवारों में शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा। मेरा जो पार्टनर था, रूम पार्टनर, ठीक है, जो रूम पार्टनर है वो इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आया था, ठीक है, बढ़िया डेनावली, बढ़िया से, बहुत ही कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हुआ था, बड़े अच्छे माहौल से था। खैर हम लोग एक कमरे में थे। अब मेरा क्या था, मैं था यार हिंदी भोजपुरी बेल्ट का बंदा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वो अपना फर्स्ट ईयर से ही उसने अपना गोल बना लिया था कि आईआईएम में निकलना है, फिर उसके बाद एमबीए अपना जो है करके फिर अपना जो भी काम करना है। तो फर्स्ट ईयर से ही वो द हिंदू पढ़ने लगता था, द हिंदू मंगाता था भाई साहब, ठीक है, द हिंदू, इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़ता रहता, वो जो है सलमान रश्दी और जो है मिडनाइट चिल्ड्रंस, वो टफ किताबें जो वो पढ़ के जो है निपटाता रहता था। यार हमसे जो है वो इतनी अंग्रेजी हमें आती नहीं थी, उन दिनों की बात थी हमारे लिए। तो हमने क्या किया, अब देखो जरा ध्यान से समझना कि हम समय की कीमत क्यों नहीं लगा पाते हैं और हम डिफेंसिव जब होते हैं। पहला बता रहे हैं, सबसे बड़ी गलती होती है कि हम नई चीज़ों को सीखने के बजाय हम डिफेंसिव यानी रक्षात्मक हो जाते हैं। और रक्षात्मक में कितनी बड़ी गलती होती है, मुझसे भी गलती हुई, वो मैं गलती आज आपके सामने रिवील करने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। अब मैं था हिंदी वाला, थोड़े समय मैंने भी हिंदू पढ़ने, भाई देखा ये भी पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में सारा काम हो रहा है, प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं। अब क्या हुआ भाई, सीखना तो पड़ेगा, बहुत थोड़ी बहुत आती थी, बहुत फ्लुएंसी नहीं, कि ये पूरा इंग्लिश में धक्का धक बात कर रहा है। तो कुछ समय हमने थोड़ा सा ट्राई मारने की कोशिश की, लेकिन ये द हिंदू समझ में ही ना है। इसके एडिटोरियल में ही, उस समय तो ये ऐप वैप आया नहीं करता था, वो जो भार्गव की डिक्शनरी हुआ करती थी हिंदू टू इंग्लिश, उसमें मान लो फ्लैम्बॉयंट कोई वर्ड है तो उसमें खोजते रहते थे ये FLA कहाँ मिलेगा। तो पता चला एक एडिटोरियल पढ़ने वक्त रही ऐसी की तैसी, एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद फेंक देते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे अंदर से गिल्ट फीलिंग आने लगी। अब मेरी अपनी बात हो सकता है, तुम्हारी भी सच्चाई ऐसी हो, ठीक है। तो मेरे को गिल्ट फीलिंग आने लगी। मैंने क्या किया, मैं डिफेंसिव हो गया, मैं सीखने की बजाय मैं डिफेंसिव हो गया, यानी मैं रक्षात्मक हो गया। रक्षात्मक मतलब मैंने क्या किया, हिंदी भाषी लोगों का ग्रुप बना लिया, ठीक है, ग्रुपिंग कर ली, ये भोजपुरी बोलने वाले, और इनकी आलोचना शुरू कर दी। अरे अंग्रेज हैं भैया, हिंदुस्तानी संस्कृति वाले हैं हम लोग भी करते हैं।
और कोई इसमें कोई शर्म, लेकिन हमने क्या किया, मैंने अपने आप को सुधारने की बजाय, एक नई भाषा सीखने की बजाय, अपनी जो है क्वालिटी को इनहांस करने की बजाय मैं डिफेंसिव हो गया। ठीक है, और हिंदी वाला, अरे भाई हम तो देसी लोग हैं, ऐसी ऐसी बात होती थी। देसी लोग, अरे भैया हम तो ठेठ आदमी हैं भाई, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं भाई। ठीक है, अरे भैया अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं भैया, हम तो देसी लोग हैं। ठीक है, और बताओ तुम कैसे? हाँ भैया बाबू एकदम ठीक है, बढ़िया, यही सब चल रहा था। मजा नहीं लगा इसमें, ग्रुपिंग हो गई हमारी, भाषा की ग्रुपिंग हमने कर ली, डिफेंसिव होते चले गए। हमें लगा कि अरे हम तो बहुत ताकतवर है। कमजोर आदमी हमेशा ग्रुपिंग करता, याद रखिएगा। और मैं वहां कमजोर था, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं कमजोर था। मुझे एक भाषा सीखनी थी जो मेरी रिक्वायरमेंट थी। मुझे पता है कि पूरी मेरी जो इंजीनियरिंग है या पूरा मेरा जो पढ़ाई है वो आगे इंग्लिश में होनी है, मुझे जो भी राइटिंग करनी इंग्लिश में लिखनी, लेकिन मैं डिफेंसिव हो गया और मुझे उसमें मजा आने लगा। यही सबसे खास बात होती है, कमजोर आदमी हमेशा ग्रुपिंग करता है, यह बात याद रखिएगा। तो जब भी हम डिफेंसिव होते हैं, हमारे अंदर नेचर, हम रक्षात्मक होते हैं, मतलब हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, कछुए की तरह हम अपनी खोल में छुप जाते हैं। मैं हिंदी के खोल में छुप गया, देसी भाषाओं के खोल में छुप गया, अपने आप को प्रूव करने लगा, बात है अपन तो देसी लोग हैं भाई। लेकिन यह सच्चाई नहीं थी। उसका कारण अभी मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूं। समय बीतता रहा, थोड़ा सा समय बीता, फिर हमें क्या होता है कि भाई आपको पेपर प्रेजेंटेशन करना होता है, आप अपने आप को एक्सप्लोर करना होता है। यही सबसे खास बात होती है, कॉलेजेस आपको एक्सप्लोर करने का वक्त देते हैं। एक वक्त आया, मुझे पेपर प्रेजेंटेशन के लिए जाना था। पढ़ने में तो ठीक ठाक था, ठीक है, समझ अच्छी थी कि चीजों को, मैंने एक बहुत बढ़िया जो है प्रोजेक्ट तैयार किया, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट। 2 लोगों को हमें मंच पे खड़ा होकर बोलना था। पूरा सभागार था, ऐसे पूरा सभागार भरा हुआ था और कई इंटर कॉलेज कंपटीशन चल रहा था। मुझे भी जो है उसमें आमंत्रित किया, मैं भी गया उसमें। प्रोजेक्ट मेरा पूरा बनाया हुआ था। मैं 2 लोग थे, एक बंदा वो थोड़ा अच्छी इंग्लिश बोल लेता था मेरे कंपैरिजन में, मुझे बिल्कुल खास आता नहीं था। हमें माइक देकर जो है वो मंच पे खड़ा कर दिया गया। हम खड़े थे माइक पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हुआ क्या कि मैंने जो है, इसने मेरे दोस्त ने प्रेजेंटेशन दिया, प्रेजेंटेशन मैंने तैयार किया तो उसने पूरा प्रेजेंटेशन दिया। लेकिन हुआ क्या, सामने जजेस बैठे थे, जजेस ने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ लिया। मुझे आता था वो प्रश्न, मुझे वो प्रश्न आता था क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट मेरा था, लेकिन यहां था मेरे, मैं बोल नहीं पाया। मैं ऐसे, हाथ मेरे कांप रहे थे। आज भी मुझे वो सीन अच्छी तरह याद है, डरावनी यादें कभी नहीं जाती। ऐसे मेरे हाथ कांप रहे थे, न्यूक्लियर, मैं बोल ही नहीं, मुझे पूरा पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या है वो प्रोजेक्ट। लेकिन उन्होंने इंग्लिश में पूरा पूछा था और पूरा ये प्रेजेंटेशन इंग्लिश में देना था और मैं नहीं दे पाया, नहीं दे पाया। पूरा सभागार, लड़के लड़कियां हंसने लगे मेरे ऊपर और मुझे उस समय महसूस हुआ कि ये धरती फटे और मैं इसमें समा जाऊं। इतनी मुझे शर्म आई, आंखों से आंसू आ गए। कसम खा लिया कि दोबारा कभी नहीं बोलूंगा, किसी के सामने नहीं जाऊंगा। इतना ज्यादा डिफेंसिव हो गया। लेकिन आफ्टर सम टाइम मुझे मेरे टीचर मिले और उन्होंने मेरे अंदर एक आत्मविश्वास भरा कि कब तक तुम छुपोगे, तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हारे अंदर वो पॉजिटिव है, तुमने पूरा चीज तैयार किया। मैंने तुम्हारा जो रिसर्च पढ़ा, तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेशन पढ़ा, बहुत अच्छा था, बस सिर्फ एक लैंग्वेज की वजह से तुम मार खा रहे हो। तुम पूरे टाइम में देखो तुमने डिफेंसिव हो गए। तुम थोड़ी थोड़ी भी सीखते, थोड़ा थोड़ा पढ़ते, थोड़ा थोड़ा कोशिश करते, गलत ही बोलते, थोड़ा बहुत बोलते, तो आज शायद तुम्हें यह भयानक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। और क्या होगा, तुम आज भागकर चले जाओगे, क्या दुनिया रुक जाएगी? क्या दुनिया रुक जाएगी? तुम सोचोगी आज मैं धारा प्रवाह घंटों बोलता हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलता हूं, लेकिन एक समय मुझसे 2 लाइनें नहीं बोली गई, 2 लाइनें मैं नहीं बोल पाया था और मुझे लगा मैं शर्म से धंस जाऊं जमीन पे। ये मेरी सच्चाई है। मेरे टीचर ने मुझे समझाया, मैं आज तक उनका ऋणी हूं। जीवन में वो आए और उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया कि तुम देखो कि तुमने क्या गलत किया। तुम अपने टाइम को, जिस समय तुम जो है वो अपना ग्रुपिंग कर रहे थे, जिस समय तुम जो है डिफेंसिव हो रहे थे, उस समय तुम्हारे पास मौका था एक नई भाषा सीखने का। अरे भाषा कोई कम या ज्यादा नहीं होती है, भाषा होती है। तुम्हें जो जरूरतें हैं वो पूरी करो। तुम, एक बहुत बड़ी सच्चाई है, तुम 21st सेंचुरी को फेस करने जा रहे हो और ये आईटी का युग है, तो तुम कब तक बचोगे इससे? ठीक है, आज ये जो हुआ वो तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हुआ, ये आगे भी होगा। नतीजा क्या होगा, एक दिन तुम मीडियोकर लाइफ जीने के लिए मजबूर हो जाओगे। और उस बात को मुझे जो है वहां पर रियलाइज हुआ कि मुझसे बेसिकली गलती क्या हुई। मैं पूरे टाइम इसकी आलोचना करता रहा, डिफेंसिव होता रहा। अरे इंग्लिश ही तो थी, एक लैंग्वेज ही तो है मात्र, ये थोड़ा भी सीखता, हर महीने थोड़ा थोड़ा सीखता, तो आज मैं कहां पहुंच गया होता। मुझे वो चीज आती। एंड आई रियलाइज्ड, मैंने वहां पर महसूस किया कि मुझे क्या करना है। मैंने एक टीचर का साथ लिया, बेसिक इंग्लिश के टीचर का, थोड़ी सी चीजों में, और 2-3 महीने के अंदर मेरा वो डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। और इसके बाद तो चाहे पेपर, एक दिन वो भी आया कि मुझे इसी तरह के पेपर प्रेजेंटेशन के लिए फर्स्ट प्राइज मिला, वो भी समय आया। लेकिन अगर सोचो कि मैं यहां क्विट कर देता,
मैं भाग जाता, मैं हार के बैठ जाता, तो आज आप मुझसे कहते हैं कि सर बहुत अच्छा बोलते हैं, आप घंटों तक बोल सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल सकते हैं, तो मैं ये शायद कभी नहीं बोल पाता, खत्म हो जाता मेरा खेल। तो यहां सिंपल सी स्टोरी है कि हम अपने लोगों में ज्यादातर टाइम इसलिए हमने इस्तेमाल करते हैं बिकॉज हम ओवर डिफेंसिव हो जाते हैं। और आप मुझे देखिए, ये मेरे चैनल पे मेरे बच्चों ने जो है वो मुझे यहां पर भेजा है, राइट आप मुझे ये देखिए, ये स्टूडेंट्स का है, श्रीमान आपका कार्य, ये यूट्यूब पे शायद बच्चा मुझे देख भी रहा होगा, ये आया है। आज सभी जानते हैं कि मैं इंग्लिश के थॉरली मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, चाहे अगर आपने मेरी इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की क्लासेस देखी होंगी, वहां पर मैं नीति आयोग, इंडिया का पहला टीचर था जिसने नीति आयोग के डॉक्यूमेंट जो पूरी तरह से इंग्लिश में आते हैं उसको मैंने हिंदी के बच्चों को पढ़ाया। आज मैं सारी फॉरेन राइटर की कोई भी रिसर्च होती है वो तुरंत के तुरंत अपने बच्चों को पढ़ाता हूं। कितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आ रही है, नीति आयोग की रिपोर्ट आ रही है जो थॉरली इंग्लिश में आती है, लेकिन अंदाजा लगाओ आज उसकी वजह से क्वालिटी, बच्चे कहते हैं कि आप पहले पढ़ाते हो, छपता बाद में है। ठीक है, अभी कल शाम की अगर क्लास आप लोगों ने मेरे दूसरे चैनल जीएस एनसीईआरटी पे पढ़ी होगी, मैंने कल आपको हेरिटेज और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ाया था, हाँ या ना। कल मैंने जो है क्लास लिया था और उसको अशोक के अभिलेख के साथ जोड़ा था। अगर ईमानदारी से आप मेरी क्लास को सुन रहे होंगे, कल मुझे जो है वो काफी बच्चों ने वहां देखा था। आप मुझे बताओ, आज का न्यूज़पेपर तुमने उठाया है और आज के न्यूज़पेपर में वही जो है, चाहे महाराष्ट्र में ट्री के बारे में, धरोहर के बारे में आया और सेंट्रल विस्टा के ऊपर दोबारा जो है वो क्या हुआ, आज खबर आई है। कल शाम को पढ़ाया और आज छप गई है। कल शाम को क्लास ली है और आज जो है वो आकर क्या हुआ, अखबार में छप गया है। ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया में चाहे इंग्लिश वेबसाइट्स हो, चाहे कहीं पर भी हो, मैं उसको तुरंत के तुरंत पढ़ता हूं और अपने बच्चों को दे देता हूं। और आज यही कारण है, मेरे इस चैनल पर इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, लाखों की संख्या में मुझे देखते हैं बच्चे, इस तरह के मुझे मैसेज कर रहे हैं। अगर आज मैं वो क्वालिटी जनरेट नहीं करता, पूरे विश्व के लोगों को नहीं पढ़ता, एनएलपी की 99% साइकोलॉजी की बुक्स इंग्लिश में है, अगर आज मैं वहां पर डर के बैठ गया होता, यहां पर राइट, अगर मैं यहां पर डर के बैठ गया होता तो शायद आज इस चैनल पे मैंने, आप देखिए कि मैं थॉरली इंग्लिश में पढ़ता हूं और अपने बच्चों को हिंदी में धारा प्रवाह तरीके से बोलकर बताता हूं। इस चैनल पे 90% स्टूडेंट हिंदी माध्यम का है, 90% स्टूडेंट, और मैंने जिम्मेदारी उठाई है। मैं इंग्लिश में जा सकता था, मुझे वहां पॉपुलैरिटी मिलती, पैसा वहां अच्छा खासा मिलता। आज की डेट में मुझे दोनों लैंग्वेजेस में कोई भी दिक्कत नहीं है। टीचर्स तक कहते हैं कि आपकी एसेंट बहुत अच्छी है, आप इंग्लिश जो है बहुत अच्छा, कई टीचर्स ने मुझे ऑफर किया आप इंग्लिश पढ़ा लीजिए सर, इंग्लिश पढ़ाया करिए, आपकी एसेंट बहुत अच्छी है, आपकी पर्सनालिटी इस तरह से आप घंटों बात कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरा जो काम है मुझे करने दो, राइट। तो अगर आज मैं यहां डर कर लौट गया होता और आज मैंने उसको जो है अपने उसमें यही ग्रुपिंग करके जो है वो हम देशज भाषाओं के अंदर फलाना ठिकाना हम कर रहे होते, तो क्या आज इस चैनल पर जो लाखों की संख्या में बच्चे हैं वो मुझे इस तरह का मैसेज करते, इस तरह का मैसेज करते कि लाखों को यूपीएससी से विशाल एग्जाम को देने और समझने में मदद मिली है, सर यू आर द गॉड ऑफ स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। ये मैसेज आप ही लोग के, और ऐसे हजारों की संख्या में मैसेज है, ये शायद मैं नहीं कर पाता। तो मेरी एक बात याद रखिएगा, सिस्टम के बाहर बैठकर रोने से ज्यादा अच्छा है सिस्टम के अंदर जाओ और सिस्टम को बदलो। अगर मैं उस समय रो रहा होता, अरे नहीं भाई हम तो यही वाले हैं, मुझे अपनी भाषा पे बहुत गर्व है, लेकिन मुझे दूसरे एक भाषा भी सीखनी है, मुझे आवश्यकता पड़ी मैं 5 भाषाएं सीखूंगा, मुझे बहुत ज्यादा शौक है भाषाओं। उसके बाद तो फिर मुझे जहां जो मिलता था, थोड़ा बंगाली भी सीखा दो, थोड़ी उड़िया भी सीखा दो, जहां से जो मिले सीख लो, ठीक है, बहुत फायदे हैं उसके। लेकिन आज अगर मैं वो नहीं सीख पाता तो आज मैं ये YouTube चैनल एस्टैब्लिश नहीं कर पाता। आज भी मैं वो हिंदी की कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ता और तुम्हें पढ़ाता रहता। आज जो आप कहते हो कि सर आप ये रिसर्च कहां से लेकर आते हो, कैसे लेकर आते हो कि हमारे दिमाग की हर बात समझ लेते हो, इसी पे ही इसके नीचे एक जो है कमेंट था कि सर अभी हम सिर्फ सोचते हैं और तब तक आप एक वीडियो बना देते हो, वो मैं शायद नहीं कर पाता। आज मैं वहां पहुंचा इसलिए सिस्टम के अंदर परिवर्तन कर पा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं उस सिस्टम के बाहर खड़ा रहता, खाली कोसता रहता, तो मैं सिस्टम को कभी परिवर्तित नहीं कर पाता। तो आपसे भी मैं कहूंगा, एक लैंग्वेज है उसको सीख लो और सिस्टम के अंदर चले जाओ, अंदर जाने के बाद तुम सिस्टम को परिवर्तित कर सकते हो, नहीं तो सिस्टम तुम्हें हमेशा के लिए बदलकर रख देगा। ये आज सच्चाई है और आप लोग का जो प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, वो इसी वजह से, नहीं तो शायद ओजांग उस दिन के बाद से कभी बोलता नहीं। उसके जो है वो मैं आंखों में आंसू थे, कसम खाई थी अब मैं कभी जो है वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं करूंगा। आज धारा प्रवाह तरीके से बोलता हूं, जहां भी सेमिनार के लिए जाता हूं बच्चे घंटों घंटों मुझे सुनते हैं। तो ये कभी परिवर्तन नहीं आता। सोच लीजिए आप भी अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे और कैसे अपने सेगमेंट में परिवर्तन लेकर आएंगे। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, शायद और अच्छी तरह समझ में आएगा। आज से 5 महीने पहले मुझे पास कुछ बच्चों के मैसेज आए। उस बच्चे की समस्या थी, तो मैंने कई बार कोई महत्वपूर्ण बच्चे होते हैं मैं उनका नाम भी जो है वो सेव कर लेता हूं। उसने 5 महीने पहले मुझसे कहा कि सर मुझसे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाता, मैं इंग्लिश मुझे पता है, हिंदू इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेस इंपॉर्टेंट है, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है। मैंने उसको कुछ मेथड्स बताए, कुछ किताबों के नाम बताए, जिसकी वजह से वो अपनी बेसिस को ठीक कर सकता था।
उम्मीद थी कि वो फॉलो करेगा। फिर 2 हफ्ते बाद फिर जो है मैसेज आया कि सर जो है वो इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, सर पेपर न्यूज़पेपर पढ़ने बहुत टाइम लग रहा है, सर हमें पता है कि द हिंदू इंपॉर्टेंट है, सर नहीं पढ़ पा रहे हैं, सर नहीं पढ़ पा रहे हैं, सर नहीं पढ़ पा रहे हैं। इस बात को आज 5 महीने हो गए दोस्त, 5 महीने, 5 मंथ। सोच के देखो, और उसका मैसेज आता है 3 दिन पहले, सर बताइए क्या करें, सर न्यूज़पेपर पढ़ें या ना पढ़ें, सर कोई मैगजीन बता दीजिए, हिंदू नहीं पढ़ा जा रहा है मुझसे। ये उसने मैसेज किया। मैंने कहा यार इसका मुझे नाम सेव है, ये 5 महीने पहले भी मुझसे यही क्वेश्चन कर रहा था, 5 महीने बाद भी ये मुझसे यही क्वेश्चन कर रहा था। यार उसी समय रवि बजाज सर की क्लास शुरू हुई थी, मैंने उसको ऑफर किया था, 500 रुपए की क्लास है मेरे भाई, 500 रुपए क्लास है, अंग्रेजी एक भाषा है, डर है कुछ दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, कुछ दिन बाद कहोगे हाँ ये बहुत इजी है। 500 रुपए सोच के तुम देखो, 500 रुपए नहीं दिया, 5 महीने दे दिए, 500 रुपए नहीं दिए, 5 महीने दे दिए। तुम कहोगे सर 500 रुपए नहीं होते तो बहुत ज्ञान बघाड़ने के लिए, सोशल मीडिया ही है ज्ञान बघाड़ने के लिए, देखो ट्विटरवा पे ज्ञान बघर रहा है ना, तो आज उसकी ऐसी तैसी कर रहे हैं ना हम लोग, तो वही है जहां पे जो जिसके मन में आता है वो बोलता रहता है। तुम ये सोचो कि 5 महीने अगर खाली डाटा रिचार्ज कराओ, जियो का प्लान रिचार्ज कराओ 5 महीने, जो मुझे मैसेज कर रहे हो कि सर अंग्रेजी नहीं आ रही है, तुम बताओ क्या ये 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगा चाचा? लेकिन उसमें तो तुम्हारा जो है वो कौन है, उसमें तुम्हारा इंस्टाग्राम भी घुसा पड़ा है, तुम्हारी फोटो भी जा रही है, तुम्हारी रील्स भी जा रही है, तो वो तुम्हें नहीं पता क्योंकि मनोरंजन है। कारण मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले बताया था ना कि भाई हम अपने समय का अनुमान ही नहीं लगा पाते। अरे हमें क्या मतलब है, डाटा लग रहा लगने तो 5 महीने में, अगर 250 रुपए का प्लान है तो भैया कितना हुआ 5 महीने में, 1200 कितना हुआ, 1225 रुपए से ऊपर निकल गया तुम्हारा, 1250 रुपए। अब 500 रुपए के लिए 1250, 5 महीने जो तुमने समय दिया, वो टेंशन रहा, वो नॉलेज जो तुम्हारी गई, वो उसका क्या करोगे, उसकी कीमत कौन लगाओगे? तो यही सबसे बड़ी बात सिखाई, हमें अपने समय का अनुमान लगाना नहीं आता, हम मिथ्या अहंकार या डर या रिजिडिटी या रुकावट या अवरोध में फंसे रह जाते हैं। यही हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं आज पलट के देखता हूं तो अपने उस टीचर को धन्यवाद दे सकता हूं जिसने मुझे वहां रुकने नहीं दिया, नहीं तो हम भी क्या होते, गले में गमछा डाल के, अरे हम तो देसी लोग हैं। फिर कहां तुम ओजांग को सुनने के लिए आते, कहां तुम कहते कि सर एनएलपी के जो ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है रिसर्च, यूएस में क्या चल रहा है रिसर्च एनएलपी का, आप मुझे लाकर कैसे दे दो? क्योंकि वो तो अंग्रेजी में रिसर्च लिखते ना, उनको थोड़ा ना पता था कि ओजांग को जो हिंदी में लिख के देना है, भोजपुरी में लिख के देना, नहीं, ओजांग को वो अपना रिसर्च पेपर लिखते। वो आज जो आर्टिकल्स जो है इकोनॉमिक्स में चल रहे हैं, ज्योग्राफी में स्टॉलर की बुक है, वो आज मैं पढ़ पाता, कभी नहीं पढ़ पाता। तो सिंपल सा चीज है कि आप रोते रहते हो या आप आगे जाना चाहते हो। जैसे रवि बजाज सर अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं ग्रामर की, मुझसे कई बच्चों ने कहा सर कंपलसरी इंग्लिश कैसे पढ़ें, कंपलसरी का पेपर कैसे तैयार करें, सर हिंदू नहीं समझ में आता, एक्सप्रेस नहीं समझ में आता। मैंने कई बच्चों का नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 क्वेश्चन लास्ट ईयर मेंस में डायरेक्टली वहां से आए थे, लेकिन वो इंग्लिश में डॉक्यूमेंट है। अब सोचो फ्री का डॉक्यूमेंट है, सरकार ने कहा फ्री में डाउनलोड करो, लेकिन अब हम पढ़ें तो कैसे पढ़ें? 15 मार्क्स पूरी जिंदगी बन सकती है। लेकिन भाई एक आदमी बेसिक ग्रामर की क्लास शुरू करा ना, उसको नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो बहुत बड़े तेजूलाल हैं। तो सेम जो मैंने ग्रुपिंग की थी, चल भैया हम लोग देसी लोग हैं, वही ग्रुपिंग तुम्हारी चल रही है। क्यों दे हम 3000 रुपए, हम खुद से पढ़ेंगे अंग्रेजी, और ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, बस वही बात होगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। न कभी वो मुहूर्त आएगा कि तुम्हारा अंग्रेजी का डर, कहां शुरू करें, कौन सी किताब पढ़ें, पहले वोकैबुलरी पढ़ें, पहले ग्रामर पढ़ें, पहले मार्टिन पढ़ें, पहले कौन से पढ़ें? इसी में पूरा जो है वो क्या होता है, पहले आप में पूरा रेलगाड़ी तुम्हारी कंपटीशन की छूट जाती है। तो सिंपल सा पॉइंट है, इसीलिए मैंने कहा। अब वो स्टूडेंट, मुझे इतना आश्चर्य होता है, मैंने उसको कोई रिप्लाई नहीं किया। उसने कहा सर आप रिप्लाई नहीं कर, मैंने कहा क्या रिप्लाई करो इसको? 5 महीने में अब तक तुम्हारी इंग्लिश का फियर खत्म हो गया होता, अब तक तुम शायद अगले जो है वो स्टेशन पे उतर चुके होते, कुछ और कर रहे होते, आगे बढ़ गए होते। लेकिन तुम 5 महीने में तुम जो है वो डिसीजन नहीं ले पाए 500 रुपए खर्च करना है या नहीं खर्च करना। उसके बदले जीवन के 5 महीने तुम खर्च करने को तैयार हो गए। मुझे एहसास हुआ कि हमारे बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट, उनको समय की कीमत के बारे में पता ही नहीं होता है, इसी वजह से वो मारे जाते हैं। क्लियर है? चलिए अब यहां पर मैं बात करूंगा। तो जैसे मान लीजिए अभी सर जो है शुरू कर रहे हैं बैच 14 तारीख से, इंग्लिश ग्रामर, सिंपल सा 3000 का बैच है। मैं वैसे भी बहुत कोशिश करता हूं कि हमारे फीस अन्य के मुकाबले बहुत कम रहे, ताकि एक जो है थ्रेशोल्ड हल्का सा धक्का देके बच्चा इसमें पहुंच जाए। 500 रुपए में वोकैबुलरी बंदे ने शुरू की, 500 रुपए में वोकैबुलरी कौन पढ़ाता है? अरे इससे ज्यादा फीस तो हमने दिया था अपने कॉलेज टाइम में सुधरने के लिए अपने आप को।
ठीक है, तो हम आज पहुंचे। आज आप कहते हो सर आप धारा प्रवाह बोलते हो, हिंदी इंग्लिश के दोनों बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं। मैं कभी पढ़ पाता, मैं कभी मंचों पे बोल पाता, किसी भी मंच पे जाता जहां 300-400 बच्चे, अभी मैं गोरखपुर सेमिनार लेके गया था, पूरा भरा था, 2-2.5 घंटे में लगातार बोलता है, तो मैं हारे से हाथ कांपता, ऐसे बोलता, खत्म हो जाती मेरी बात। तो सवाल यह है कि अगर आपको सुधारना है तो अपनी कमियों से लड़ना पड़ेगा, और आप इसलिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि आपको समय की कीमत के बारे में पता ही नहीं है। अरे आज नहीं कल कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो भैया एक मौका अभी भी, जिनको कई लोग मैसेज करते हैं, सर इंग्लिश नहीं पढ़ी जा रही है, सर जो है न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जा रहा है, सर कंपलसरी में कैसे करें, सर लेटर लिखना नहीं आता। ठीक है, बहुत सी किताबें इंग्लिश में अच्छी हैं, आप उठाओ और पढ़ो, इतनी वेबसाइट्स है। यूनाइटेड नेशंस के बारे में तुम्हें पता है कि प्री और मेंस में दोनों क्वेश्चन आने हैं, आईएमएफ की रिपोर्ट से आना है, लेकिन क्या जो है यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट, क्या आईएमएफ की रिपोर्ट तुम्हारे लिए हिंदी में छपेगी? वो तो अपनी भाषा में छाप रहे हैं। अब तुम्हें पढ़ना है, तुम पढ़ लो। तुम इंतजार करते कोई भावानुवाद करके मार्केट में फोटोकॉपी डाल देगा तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन ध्यान रखना वो भावानुवाद है, वो भाव का अनुवाद कर रहा है, तथ्य का जो है रियल चीज का अनुवाद नहीं कर रहा। तुम एक आदमी की विजडम, पता नहीं कौन है वो, टीचर है या कोई जो है एग्जाम दिया, नौकरी वोकरी नहीं लग रही है, उसने जो है 10-15 हजार रुपए में लेके अनुवाद कर दिया। ऐसा भी व्यक्ति अनुवाद कर रहा है, हो सकता है तुम्हें कि वो कभी यूपीएससी उसका लेना देना ना हो, वो एक ट्रांसलेटर के रूप में नौकरी 10-15 हजार रुपए कर रहा हो, तुम्हें क्या पता किसने भाव अनुवाद किया उसका? लेकिन तुम उसकी विजडम पे अपने ज्यादा भरोसा कर रहे हो। अरे अपनी सी बुद्धिमत्ता से ज्यादा उसकी बुद्धिमत्ता भरोसा करो, फिर तुम्हारा क्या होना है तुम खुद ही सोच लो। तो ये एग्जाम बड़ा क्रूएल है इस मामले में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एनसीईआरटी आंदोलन शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब मुझे भी कई बच्चों ने बहुत ज्ञान भगारा, अरे एनसीईआरटी में क्या रखा है सर, हम खुद ही कर लेंगे, ये बड़ा ईजी है। और उसके बाद साल भर, 1.5 साल, एक ऐसा फैक्ट, अब क्या है टाइम नहीं पता, अब इसकी वैल्यू कितनी है, 30-35% या 40% हमारे प्री एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। क्या मैं इस इंपॉर्टेंस के लिए पूरे 1 साल का समय मुझे देना चाहिए? क्या मुझे इतना समय देना चाहिए? अब खुद सोच के देखो, क्या मेरा वो जो टाइम है मुझे दूसरे पार्ट्स के लिए पूरा नहीं करना चाहिए? सवाल है कि हम किसी भी चीज की वैल्यू उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से लगाते हैं, लेकिन नहीं, हम तो जब तक 1-2 अटेम्प्ट अपनी एनर्जी खत्म नहीं कर लेंगे, 1-2 अटेम्प्ट बर्बाद नहीं कर लेंगे, तब तक कहां सुधरने वाले। मुझे तो हिंदी माध्यम के बच्चों ने कहा, मैंने कहा आप जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं। बोले नहीं सर, सब लोग कहते हैं, चाचा कह के गए थे, फूफा कह रहे थे कि 1-2 अटेम्प्ट में तो समझने में लग जाएगा, 1-2 अटेम्प्ट समझने में लग जाएगा, नहीं निकलता है। ले तुम पहले से ही मान के चलो कि 2 अटेम्प्ट तो तुम्हारा ट्रायल है, उसके बाद क्या करोगे? तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ बेसिक गलतियां हमसे होती हैं, जिन गलतियों की वजह से हम कभी भी आगे नहीं जा पाते हैं। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, इन चीजों को आपको आगे देखना पड़ेगा। बाकी मेरा काम था समझाना, जहां पर भी कोई मिथ्या अहंकार आपको आ रहा है, जहां पर भी आपको कोई फॉल्स कमिटमेंट आपको दिखाई पड़ रही है, उससे निकलने की कोशिश करो। उससे जो है वो सोचो कि मुझे कहीं मेरा टाइम और मेरी रिक्वायरमेंट्स दोनों मैच कर रही कि नहीं कर रही। राइट, मैं भाग्यशाली था कि मैं वहां से निकल पाया, नहीं तो सोचो आज मेरी क्या स्थिति होती। क्या मैं आज धारा प्रवाह तरीके से इतनी रिसर्च के साथ आपके सामने आ पाता? इतनी साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ी हैं, इतनी एनएलपी का जो है वो ट्रेनिंग ली है, क्या मैं कर पाता? लंदन के मेरे टीचर से क्या मैं बात कर पाता? जरा सी भी कोई बात होती मैं हकलाने लगता उनके सामने, वो कुछ और बोल रहे होते, मैं समझता कुछ और, तुम्हें बताता कुछ और, तुम्हारी जिंदगी और तबाह होती। लेकिन आज जो आप कहते हैं कि बहुत डीपर रिसर्च, और मैं आपसे ये भी कहता हूं आप साथियों के साथ उसको जाकर परखो, तो आप कहते हो हाँ सर ये काम कर रही हैं आपकी चीजें, मैं नहीं कर पाता। राइट, तो जिंदगी में आपको अपने समय की कीमत को समझना पड़ेगा, और आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको अपने अंदर बदलाव कैसे लेकर आने, अपना समय समझते हुए या नहीं एक फॉल्स आचरण में चलें। ठीक है, मैंने भी भुगता था। अगर मैं फर्स्ट ईयर में ही कोशिश करता तो शायद मैं बहुत पहले ही मुझे उस अपमानजनक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता, जिसको आज भी मैं भूल नहीं पाया। लोगों के हंसने की आवाजें आज ही मेरे कान में आती हैं। वो बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी, बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी। तो वो मुझे अपमान इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि मैंने 1 साल तक अपने अंदर अहंकार को पैदा किया। मैंने 1 साल तक मिथ्या जो है चीजों को देखा, मैं डिफेंसिव रहा। ठीक है, बहुत डिफेंसिव रहा, कि बहुत रक्षात्मक हुआ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और इस वजह से निर्णय नहीं ले पाया। सो लाइफ में डिसीजन लेना, टाइमली डिसीजन लेना और अपने टाइम की कदर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैसेज क्लियर हो गया हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अभी इसमें बहुत से चरण आने हैं। मैं आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत लंबी सीरीज के साथ आपसे परिचय कराऊंगा, लेकिन एक एक दिन करके एक एक चीजों के साथ। वक्त की कदर करना सीखो, यह समझो कि मेरे लक्ष्य में किस चीज का योगदान कितना है। अब फॉर एग्जाम्पल 4,000 रुपए की क्लास है ये, अब इसमें मेरा 8 महीने का टाइम बच जाएगा। एक व्यक्ति मेरे लिए मेहनत कर रहा है, मुझे दे रहा है, क्योंकि यूपीएससी कंपटीशन है भाई मेरे, वो उसी दिन होना है। वो तुम बीमार पड़ गए, तुम गरीब हो, गांव से हो, तुम्हारे पास न्यूज़पेपर नहीं है, एनसीईआरटी तुम्हें नहीं मिली, उससे कोई लेना देना नहीं है।
वो कह रहा है कि ये एग्जाम है, कट ऑफ निकालो, अंदर जाओ, तुम कहीं से भी मुझसे कोई लेना देना नहीं। सो यू हैव टू टेक डिसीजन, यू हैव टू टेक डिसीजन कि मुझे जिंदगी भर जो है वो इस पे रोना है, या मुझे सर के साथ जोड़कर अपनी इंग्लिश की प्रॉब्लम खत्म। कब तक रोए कि द हिंदू नहीं पढ़ पा रहे हैं, कब तक पढ़ेंगे? मैं तुमसे कह रहा हूं कि भाई एक नई बुक आई है, ठीक है, अभी एक अभिजीत बनर्जी की एक बहुत अच्छा एक कलेक्शन आया निबंध का। मैं तुमसे कहूं कि व्हाट इंडिया नीड्स इन दिस टाइम, ये क्राइसिस टाइम पे भारत को किन किन चीजों की आवश्यकता है, इकोनॉमी को किधर मूवमेंट कराना चाहिए, ठीक है, या जैसे मान लो ये किताबें आई, अब ये प्योर इंग्लिश में किताबें आई हैं। अब सोच के देखिए आपका कॉम्पिटिटर इंग्लिश में पढ़कर ये बढ़िया से देश के जाने माने जो है विश्व भर के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका उन्होंने क्या किया, ज्ञान ले लिया, ज्ञान ले लिया, समझ लिया, और समझ के वो एग्जाम में लिख कर आया, आंसर राइटिंग में अपने इनपुट दे रहा। तुम कहां, तुम बैठे हो, वेट कर रहे हो। अच्छा, इन चीजों के भावानुवाद होते नहीं है, ठीक है, कोचिंगों में भी बहुत बेसिक चीजों का भावानुवाद करते हैं जो बहुत आसान हो, क्योंकि इन निबंध को पढ़ने के लिए आपको उसके साथ इन्वॉल्व करना, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे या जब तक आपका टीचर आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक ये काम नहीं हो। फिर उसके बाद रोते हो, अरे हिंदी माध्यम का तो रिजल्ट ही नहीं आता। कहां से आएगा? रिक्वायरमेंट कुछ और है, डिमांड कुछ और है, सप्लाई तुम कुछ और कर रहे हो। सो तुम्हें मेरी कहानी समझ में आ गई होगी, मेरी गलती समझ में आ गई होगी, मेरा कड़वा अनुभव समझ में आ गया होगा, मेरी सुधार की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। याद रखिएगा, ये जीवन में हर समय तुम्हें काश को अपने साथ लेकर चलना है, या जिंदगी में आगे मुझे कभी काश वर्ड का, रिग्रेट वर्ड का यूज ना करना पड़े, तो ये तुम्हें सोचना है। कहीं ऐसा ना हो कि उस स्टूडेंट की तरह जिसने आज 5 महीने, अगर मैं 5 महीने पीछे जाता हूं और उसने वहां से काम शुरू किया होता, आज इसकी समस्या खत्म हो गई होती, लेकिन 5 महीने तक आज भी वो जहां था वही है, वही खेद प्रकट कर रहा है। तो शायद ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो समय आपको मौका दे रहा है, अब आप समझिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आप समझेंगे। आपका एक मिथ्या आचरण, मेरा देसी बच्चों का ग्रुप बना लेना, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन रिजल्ट, ठीक है, देसी दिल से रहो, बिल्कुल देसी रहो, दिल से रहो, अपनी मिट्टी के साथ जोड़ो। आज मैं भारतीय संस्कृत का इतना अध्ययन करता हूं, मैंने संस्कृत सीखी, आप आश्चर्य करेंगे। मैं भारतीय संस्कृत के अध्ययन के लिए, चाहे वो भारतीय दर्शन की किताबें हो, संस्कृत की किताबें हो, मैंने सीखा, और मुझे जहां मौका मिलता है मैं वहां पढ़ने का प्रयास करता हूं कि मुझे जानना है क्या। आज मैं भारतीय संस्कृत में मेरा शोध सबसे ज्यादा चल रहा है, मेरी मीटिंग सबसे ज्यादा लोगों से होती है जो लोग भारतीय समाज, भारतीय दर्शन पे काम कर रहे हैं। मैं तमाम तरह के जो धर्म गुरुओं से, तमाम तरह के जो है वो साधु संतों से, तमाम तरह के योगियों से लगातार मिलता रहता हूं, उनसे बात करता रहता हूं। मेरा वो पक्ष है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। पर सवाल है कि अगर मैंने संस्कृत में कुछ चीज पढ़ी है तो क्यों पढ़ पाया? क्योंकि मैंने भाषा सीखी है, ठीक है। नहीं तो मैं लोट लकार, लंग लकार जो है वो इन सब चीजों के बारे में जान ही नहीं पाता कि स्त्रीलिंग पुरलिंग में जो है वो क्या, किस तरह के, जब हम बिंदी लगाते हैं तो क्या होता है। मुझे भगवत गीता पढ़नी थी, मुझे सीखना पड़ा कि आखिर ये क्या चीज है। लोग कहते थे, मैं दूसरों की बात सुनकर कैसे विश्वास कर लूं कि जो तुम कह रहे हो वो सही है। ये धर्म का मसला है नहीं, ये ज्ञान का मसला है, ये विजडम का मसला है। तो मैंने सीखा, और अगर रुक जाओगे तो कभी भी अपनी नॉलेज को एक्सपेंड नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखना। सो रिस्पेक्ट योर टाइम, दिस इज एवरीथिंग। टाइम इज मनी, आपको ये सुनाया गया होगा, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। बट हाउ कैन यू कैलकुलेट मनी? तुम इस समय को कैसे जो है इनपुट दोगे? एक छोटा सा लास्ट में एग्जांपल दे दूं, सुनोगे? तुम दो दोस्त हो, ठीक है, दो दोस्त हो, तुमने एक गलत डिसीजन ले लिया कि यार हम ये खुद से पढ़ेंगे, हमें जो है पैसा 500 रुपए बचाना है, भले चाहे डाटा में तुम 1000-1200 खर्च करो, कोई बात नहीं है। तुम 1 साल मुखर्जी नगर में रहने के नाम पे माता पिता का 2 लाख फूंक दो, एंजॉयमेंट है तुम्हारी, अपना करो। होगा क्या? तुम दोनों दोस्त अबे यार तबे यार करके बात करते थे, और दोस्त क्या हाल चाल है बे, वो तुमसे 1 साल पहले सेलेक्ट हो गया, 1 साल पहले वो खाली सेलेक्ट हो गया। अब तुम भी मान लो 1 साल बाद बहुत कुछ रहा, तुम मान लो सब कुछ सही किया, सेलेक्ट हो गए। लेकिन जानते हो क्या होगा? अगर तुम लोग एक जोन में, एक एड्रेस, एक ही जगह पे हो, वो तुम्हारा सीनियर होगा, उसके ऑफिस में तुम्हें सर करके बात करना पड़ेगा, वो तुम्हें ऑर्डर पास करेगा जिसके कंधे पे कल तुम हाथ रख देते थे, उसके ऑफिस में जाने से पहले मे आई कम इन सर पूछना पड़ेगा। ये याद रखना, ये याद रखना, ये जीवन भर का दर्द है। समय की कीमत तुम्हें तब समझ में आएगी जो उसका ग्रुप अलग हो जाएगा, वो सीनियर्स ग्रुप में बैठेगा, उस पार्टी में तुम इनवाइट नहीं होगे, जो हर पार्टी में तुम लोग साथ हुआ करते थे, अब उस पार्टी का हिस्सा तुम नहीं बनोगे। और ये डिफरेंस अब पूरी जिंदगी भर चलेगा। याद रखना, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है अगर हम समय की कद्र नहीं करते हैं। मेरा मैसेज अगर आप दोस्तों तक पहुंच गया हो तो आज से एक बहुत ही अलग जो है वो कहानी थी टाइम मैनेजमेंट की, वो मैंने आपको बता दिया। टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट के एप्स, टाइम मैनेजमेंट की वीडियो भरी पड़ी हैं पूरी दुनिया में, रिसर्च चल रही, किताबें चल रही, 10-12 तो मेरे पास हैं, लेकिन किसी ने वो चीज नहीं बताई
कि आखिर सब कुछ जानने के बावजूद हम उसको फॉलो क्यों नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उसकी कदर नहीं करते, और हम इसलिए कदर नहीं करते क्योंकि हमें उसकी कीमत ही नहीं पता है। जिस दिन इंसान को कीमत पता चल जाए उस दिन ही तो उसकी कदर करता है। एक छोटा सा मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूं, कर लेना। एक काम करना, अगर पॉसिबल हो तो आईफोन 12 को किसी भी तरीके से जो है वो किसी ऐसे इंसान को दे देना जिसको पता ही नहीं कि आईफोन 12 होता क्या है। उसके ऊपर ऐसे लीपा पोती वाला कवर गंदा सा चढ़ा देना, और किसी ऐसे व्यक्ति को दे देना इस्तेमाल करने के लिए, जैसे मान लो जो मजदूरी काम कर रहा हो, भैंस जो है चराने जाता हो, आईफोन 12 देना, किडनी निकाल के कैसे भी, ठीक है, जो निकल जाती लोग कहते हैं, तो भैया वो दे देना। तुम देखना कि वो अनजान है, वो जानता ही नहीं आईफोन क्या होता है, कैसे होता है। हाँ, अच्छा क्या है, अच्छा ऐसे ऐसे चलता है। तुम देखोगे वो क्या होगा, जब वो भैंस को पानी पिलाने जाएगा तो ऐसे वो क्या होगा, वो नाद पे रख देगा किनारे, घास काटने जाएगा तो ताखे पे रख देगा आईफोन तुम्हारा। लेकिन एक ऐसे इंसान को आईफोन देना 12 को, जो आईफोन के हर गुण, जिसका पैशन हो, वो मुझे आईफोन 12 मिल जाए किसी तरीके से, तुम देखना वो अपने कलेजे से लगा के रखता है। कलेजा गिर जाए मंजूर है, आईफोन 12 हाथ से नहीं छूटेगा भाई साहब। उसके ऊपर कवर, स्क्रीन गार्ड और पता नहीं क्या क्या वो लगा के रखेगा। मानते हो मैं सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं? मानते हो इस बात को, एग्री करते हो? एक अनजान आदमी को नहीं पता आईफोन 12 क्या है यार, होगा कुछ आईफोन, तो वो भैंस को भी जाए तो अपना लुंगी में खोस लिया, कोई बात नहीं, चले, गिर गया कोई बात नहीं, भले जाए तुम्हारा कलेजा निकल जाए आईफोन 12 खरीदने में। राइट, सबसे बड़ी चीज यही है। क्यों? क्योंकि उस भैंस चराने वाले इंसान को उसकी कीमत नहीं पता है। और जो तरसा हुआ था कि आईफोन 12 हाथ में लेने को मिले, मैं ये फोन इस्तेमाल करूं, वो हर समय अपने जो है, आपने देखा लोग ऐसे पकड़ के चलते हैं आईफोन 12, ऐसे रोबोट की तरह ऐसे रहता है उनका हाथ। एक तो कुछ लोगों दिखाते हैं, कुछ कि गलती से गिर ना जाए, बिल्कुल कलेजे के पास रखते हैं आईफोन। कभी नोटिस करके देखना, बिल्कुल ऐसे पकड़े रहते हैं, ऐसे। माँ बाप का हाथ भले चाहे कभी इस तरह ना पकड़ो, लेकिन फोन ऐसे पकड़े रहते हैं, क्योंकि उनको उसकी कीमत पता है। तो आप भी कौन वाले हो, तबेले वाले जिसको अपने समय की कीमत नहीं पता, या वो जिसको इसकी कीमत पता है? डिसाइड, आप डिसाइड करें। ठीक है, मेरा काम बताना था, मैंने आज बता दिया। तो आपको चॉइस करना है कि मुझे जिंदगी भर बैठ के तो हिंदू नहीं पढ़ पा रहा हूं, हाय दैया मैं हिंदू नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो मैं ये काम करना है। रवि बजाज सर मंडे से क्लास शुरू करें, 14 जून से 3000 खत्म करो यार इंग्लिश ग्रामर का बवाल। ठीक है, मुझे 300 नंबर में भी मदद मिलने जा रही है ओपीएससी में। मुझे जो है बेसिक रोजमर्रा की जिंदगी में, अरे एक ढंग से कभी किसी को मेल भी करना पड़े, 50 ग्रामरली डाउनलोड करके रखते, चलो भैया हमसे गलतियां हो रही, क्या जरूरत है तुम्हें? किसी अधिकारी को कल को कोई ऑफिसर हो गया, उसको कोई लेटर वेटर लिखना पड़ गया, तो तुम्हारी क्या लिखें सेवा में? ठीक है, नहीं वो कह रहा है इंग्लिश में लिख के, मान लो साउथ का कोई आईएएस ऑफिसर, उसको हिंदी में लेटर कैसे दोगे? तो एटलीस्ट वहां तुम्हें पता चलता है कि हमसे क्या मिस्टेक हो गई। या जिंदगी भर हमें अपना काम करना है, नहीं भैया हम साल भर एनसीईआरटी पढ़ें, या जो है वो हम अपना काम कर ले जाएं, तुम्हारे ऊपर चॉइस है। मंडे से मैं अभी शुरू कर रहा हूं, मंडे से भी इसका हिस्सा बन सकते हो, तो चॉइस तुम्हारी है, वो तुम जानो। अब तुम्हें देखना है कि वो काम कैसे हो रहा है। थैंक यू सो मच, प्यार अपना बनाए रखिए। आप लोगों का जो प्यार होता है वो हिम्मत देता है। जब इस तरह के मैसेजेस आते हैं तब लगता है कि हाँ कुछ किया है, राइट। और इंग्लिश में सब कुछ पढ़कर जो आज हिंदी मीडियम की मदद कर पा रहा हूं, उसके पीछे जो लॉजिक है, आज सिस्टम को परिवर्तित कर रहा हूं। हजारों लाखों बच्चे मुझे इस तरह के जब मैसेज करते हैं, तो आप सभी का प्यार जो है मिलता रहता है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिए, लाइफ में हमेशा टू द पॉइंट रहिए, प्यार अपना बनाए रखिए। ठीक है, ये सब जब पढ़ता हूं तो लगता है कि हाँ मैंने जो है जो मकसद के साथ निकला था। आज मैं जो इतनी इंग्लिश में किताबें, जब आप मेरी योग की क्लास में आते होंगे तो मेरे पीछे आप किताबों का भंडार देखते होंगे, उसमें आप देखते होंगे 99% बुक्स मेरी सारी इंग्लिश में, सारी की सारी इंग्लिश में। क्योंकि अगर जब तक उस डोमेन में घुस कर पढ़ूंगा नहीं, तब तक तुम्हें दूंगा नहीं। और पढ़ाता मैं हिंदी में हूं, बोलता हिंदी में हूं। उसका कारण है कि मैं आप लोग के वो ज्ञान का जो लिंक टूटा हुआ है, मैं ये किसी को नहीं कहता वो देखना चाहता कि हिंदी माध्यम का सिलेक्शन नहीं होता। मैं ये कहता हूं कि अपनी क्षमताएं बढ़ा लो, अपनी ताकत बढ़ा लो, तुम्हें जो मिलना चाहिए वो तुम्हें मिलकर रहेगा। ये तुम्हें चॉइस करना है कि तुम्हें चलना है कि नहीं चलना है। ये हमारा डर होता है कि जो हमें पहला कदम जो है आगे बढ़ाने से रोक देता है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम, चाइनीज प्रोवर्ब में कहा गया है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम पहला कदम होता है। पहला कदम जिसने बढ़ा दिया वो मीलों की यात्रा पूरी कर सकता है, लेकिन दुनिया के मैक्सिमम लोग पहला कदम बढ़ाने से चूक जाते हैं, डरने लगते हैं क्या होगा आगे, कैसे होगा आगे, मैं आईएएस की तैयारी करूं ना करूं, इंग्लिश पढ़ूं ना पढ़ूं, और इसी सोच के अंदर वो एक मीडियोकर लाइफ, एक निम्न स्तर का फेलियर लाइफ जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तुम्हें सोचना है कि तुम दुनिया के 2% में शामिल होना चाहते हो, या दुनिया के 98% लोगों में जो सिर्फ एक शब्द पे अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हो। और वो शब्द मैंने तुम्हें बताया था, काश
काश काश। और जो ये कहता है कि मैं आईटी इंडस्ट्री में हूं, वो भी रात में जब दारू पीता है ना, और जब अपने दोस्तों के साथ बैठता है, कभी बैठ के देख रहा, अबे यार साला वो जो है वो कैलिफोर्निया चला गया, ऐसे बात होती है, ऐसे बात होती है। अबे वो कैलिफोर्निया से, जब उसकी जो है वो फोटो देखते हैं इंस्टा पे, अबे भाई साहब काश यार अपन लोग भी फाइनल ईयर में ढंग से पढ़ लेते तो हम भी हो जाते। ये काश को अपनी जिंदगी का हिस्सा मत बना देना, ये रिग्रेट हमेशा होता है। और मेरे पास ऐसे बहुत से पेरेंट्स आते हैं, बहुत से पेरेंट्स आते हैं, सर हमें भी पढ़ने का मौका मिल गया होता, सर हमने उस समय लापरवाही नहीं की होती तो सर हम भी आज आईएएस में बन गए, पीसीएस बन गए होते। सर हमारा ये बच्चा है, हमारी बच्ची, आप इसको गाइड कर दीजिए, हम इसको आईएएस बनाना चाहते हैं। अपने सपनों का बोझ उसके ऊपर डाल देते हैं क्योंकि उनके मन में एक काश है। तो काश को आज के बाद तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने देना है या नहीं देना है, ओजांग ने तुम्हें रास्ता बता दिया। शायद आज ओजांग भी कह रहा होता, काश मैं भी इंग्लिश सीख लेता। नहीं, जब किसी ने कहा कि संस्कृत में ये लिखा है, भारतीय संस्कृत में ये है, मैंने कहा नहीं, काश कोई मुझे बता देता। सीखी, पढ़ी खुद से, और तब हमने आर्गुमेंट करना शुरू किया। आज बड़े बड़े संतों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ विवाद होता है, बातचीत होती है, वो कहते हैं आपने कैसे ये सारी चीजें पढ़ी। मैंने कहा काश को मैंने अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने दिया। मुझे जो चीज आवश्यकता है मैंने सीखा और मैं आगे बढ़ा। तो मेरे ख्याल से मैसेज बहुत क्लियर है। थैंक यू सो मच आप सभी का प्यार मोहब्बत देने के लिए। एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, समय के साथ जुड़िए। और जिनको भी इंग्लिश की प्रॉब्लम है, मुझे पता है बहुत बड़ी संख्या है, मेरे पास मैसेज आते हैं, तो तुम सोच लो कि सर के साथ चलकर इस काश को खत्म कर देना है या अभी जुटे रहना है। ठीक है, कीमत तुम्हारी डाटा की कीमत से भी बहुत कम है। उम्मीद करना जब कैलकुलेशन करोगे अपने समय की तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। या मेरे साथ एनसीईआरटी में चलकर जो है वो अपना समय बचाना है, ये आपकी चॉइस है, आप इसके लिए जो है उत्तरदायी होंगे। मेरा काम बताना था, मैं उन्हें बता दिया। थैंक यू सो मच, अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।